मेरा नाम अदिति है और मैं 65 साल की हूँ। मेरा रंग बहुत सांवला था और मैंने बहुत अधिक वजन बढ़ा लिया था। इस वजह से मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा था। जो भी मुझे देखने आता, मुझे देखते ही रिजेक्ट कर देता। मेरी इस परेशानी से मेरे माता पिता भी बहुत चिंतित हो गए थे। वे चाहते थे कि मेरे लिए एक अच्छा कुंवारा लड़का मिल जाए, लेकिन मेरी रंगरूप के कारण मेरे लिए केवल 4-5 बच्चों के बाप, तलाकशुदा या वृद्ध पुरुषों के ही रिश्ते आ रहे थे। ऐसे इंसान से मेरे माता पिता मेरी शादी नहीं करना चाहते थे। उनका कहना था, बेटी हमारे लिए बहुत कीमती है। जब अच्छा रिश्ता मिलेगा तभी हम उसकी शादी करेंगे। लेकिन मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी और मेरे चेहरे से यह साफ दिखाई देने लगा था। अब लोगों ने मेरे माता पिता को समझाया कि बेटी की शादी जैसे भी हालात में हो, कर दो, नहीं तो उसकी शादी की उम्र निकल जाएगी। यही सोचकर मेरे माता पिता ने एक ऐसे इंसान का रिश्ता स्वीकार कर लिया जिसकी पहले से ही 2 बेटियां और एक बेटा था। मेरे पिताजी बहुत सीधे आदमी थे और उन्होंने इस रिश्ते की सिफारिश किसी जान पहचान वाले से पाई थी। लड़के का फोटो देखकर मेरे पिताजी को वह पसंद आ गया, क्योंकि वह देखने में गोरा और स्मार्ट था। मेरे पिताजी ने हमारी तरफ से रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। मेरा फोटो भी लड़के वालों के घर भेज दिया गया था और उन्होंने भी मुझे पसंद कर लिया। इस तरह से मेरी शादी सादगी से हो गई और मैं विदा होकर अपनी ससुराल चली गई। लेकिन शादी से 2 दिन पहले मैंने देखा कि मेरे परिवार वाले बहुत परेशान लग रहे थे और मुझे देखकर बहुत रो रहे थे। उन्होंने कहा, ससुराल जा रही हो तो हमेशा अपने घर को जोड़े रखना और पति के घर में हर हाल में गुजारा करना। मैं समझ गई थी कि वे क्या कहना चाह रहे थे। जब मैं ससुराल पहुंची तो मैंने अपने पति के बच्चों को देखा। बच्चे सभी जवान थे। दोनों लड़कियां बहुत खूबसूरत थीं और लड़का अजीब टाइप का था। उसने कान में कुंडल पहना हुआ था। मेरे पति की मां भी घर में थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि जब रिश्ता तय हुआ तब वे देखने नहीं आई थीं। मेरी सास अपने बेटे की बहू को लेने मायके आई थीं। मैं अपने पति के साथ मंदिर में रस्में करने के बाद सीधा ससुराल आ गई थी। मेरी सास देखने में खतरनाक लग रही थी, जैसे वे मुझे परेशान करेंगी। मुझे मेरे कमरे में भेज दिया गया और वहां मेरा पति आया और मुझसे अच्छी तरह बात करने लगा। मुझे वह पसंद आ गया, इसलिए मैंने दूसरों की परवाह नहीं की। मेरे पति की उम्र लगभग 50 साल थी, लेकिन उनके बच्चे जवान थे, जो संभव नहीं लग रहा था। मेरे पति ने मुझसे कहा, तुम्हें मेरी माँ और बच्चों का ख्याल रखना है। उन्होंने बताया कि वे जिम करते हैं और हमेशा अपना ध्यान रखते हैं। मेरी सास ने मुझसे कहा, इस घर में तुम्हें कभी किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि उनकी बहू नहीं, बल्कि बेटी हूँ। मेरे पति ने भी कहा कि वे मुझसे बहुत खुश हैं और मेरा रंगरूप उनके लिए मायने नहीं रखता। मेरे पति की बेटियां मुझे मम्मी कहकर पुकारने लगीं। मेरे पति सच में जवान दिखते थे। वे बहुत एक्टिव थे। मुझे अब अपनी ससुराल पर ध्यान देना था। सुबह हुई। मेरी सास मेरे लिए नाश्ता लेकर आई। मैंने अपने पति से कहा, आज हमारी शादी का पहला दिन है, कहीं घूमने चलते हैं। मेरे पति ने कहा, बताओ कहाँ जाओगी? मैंने कहा, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। मेरे पति ने कहा, शायद तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे माता पिता ने यह बात नहीं बताई कि तुम अपने मायके में किसी से भी नहीं मिल सकती। यह सुनकर मैं हैरान हो गई। मुझे लगा कि वे मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पति ने कहा, ऐसा ही है। अब तुम्हारी शादी यहाँ हो गई है, इसलिए तुम अपने मायके वालों से कोई संपर्क नहीं रख सकती। अब मुझे समझ आया कि मेरे घर के लोग शादी से कुछ दिन पहले बहुत परेशान क्यों थे और विदाई पर इतना रो क्यों रहे थे। वे बातों बातों में मुझे बताने की कोशिश कर रहे थे कि अब हमारे तुम्हारे साथ सारे रिश्ते खत्म हो गए हैं। मैंने अपने पति से पूछा, क्या यह शर्त मेरे माता पिता ने रखी थी या आपने? उन्होंने कहा, मैंने इसी शर्त पर तुमसे शादी की है, क्योंकि तुम्हारी कहीं शादी नहीं हो रही थी और तुम्हारे घर वालों ने खुशी खुशी यह शर्त मान ली थी। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। थोड़ी देर बाद मेरे पति के मोबाइल पर कॉल आने लगी। वे फोन पर बहस कर रहे थे और कह रहे थे कि रिश्ता तय होने पर यह शर्त पक्की हो गई थी। मैं समझ गई कि कॉल मेरे घर से ही आई होगी। मैं उनके आगे खड़ी हो गई और कहा,
प्लीज एक बार मेरी बात करवा दो, मेरे पति ने फोन पर कहा। आज के बाद मेरे मोबाइल पर किसी की कॉल नहीं आनी चाहिए। अगर फोन किया तो मैं तुम्हारी बेटी को तलाक देकर वापस भेज दूंगा। यह कहकर उन्होंने कॉल काट दी। मैंने कहा, आपने ऐसा क्यों किया? मैं मिलने नहीं जा सकती, लेकिन एक बार फोन पर बात तो कर सकती थी। मेरे पति ने कहा, तुम्हारे घर वाले भी यही बात कह रहे थे, लेकिन हमारी शर्त यह थी कि शादी के बाद तुम अपने घर वालों या किसी रिश्तेदार से कोई संपर्क नहीं रखोगी। अगर वे तुम्हें खुश देखना चाहते हैं तो खामोश रहें और तुमसे बात करने की कोशिश न करें। मैं उनके रूखे रवैये को देखकर बहुत डर गई। मेरे पति ने कहा, इस घर में मेरी माँ, मेरी बेटियां और एक बेटा है। तुम्हें सबके साथ रहना है और उनका ख्याल रखना है। यही तुम्हारा कर्तव्य है। मैंने कहा, मैं एक पत्नी का फर्ज निभाऊंगी, लेकिन एक बेटी को अपने माता पिता से अलग नहीं किया जा सकता। आप प्लीज एक बार मुझे उनसे फोन पर बात करवा दें। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मेरे पति ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मैं रोते हुए कमरे में चली गई। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया। पहले ही दिन मेरे साथ ऐसा किया तो आगे क्या होगा? थोड़ी देर बाद मेरे पति कमरे में आए और मुझे चुप करवाने लगे। उन्होंने कहा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी फोन पर बात भी करवा दूंगा और मुलाकात भी करवा दूंगा, लेकिन सही समय आने पर। अभी नहीं। मैंने पूछा, यह सही समय कब आएगा? उन्होंने कहा, जब सही समय होगा मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा। बस तुम परिवार के सदस्यों का ख्याल रखो। मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। मेरे पति यह कहकर घर से चले गए और मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गई। उन्होंने बातें करके मुझे व्यस्त कर लिया। फिर कुछ देर बाद उन्होंने अपनी बड़ी बेटी से कहा, जाओ, तुम्हारी मम्मी ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है। इसके लिए एक कप चाय बना दो। मेरे पति की बड़ी बेटी किचन में चाय बनाने चली गई और दूसरी बेटी भी पीछे पीछे गई। मैंने मना किया कि अभी नाश्ता किया है, अभी चाय नहीं पी सकती, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती चाय बनवाई और मुझे दे दी। मैंने चाय का कप हाथ में ले लिया, लेकिन जैसे ही चाय के कप से होठ लगाए, मुझे चाय से कड़वी बदबू आई। ऐसा लगा जैसे खराब दूध की चाय हो। मैंने कहा, चाय से अजीब बदबू आ रही है। मेरी सास ने कहा, हम तुम्हें खराब दूध की चाय नहीं पिला सकते। हो सकता है कि दूध फ्रिज में खुला छोड़ दिया गया हो और उसमें बदबू बैठ गई हो। तभी मेरे पति की छोटी बेटी आकर बोली, अगर आप हमसे प्यार करती तो आपको इस चाय से बदबू नहीं बल्कि खुशबू आती। हमारे घर की चाय तो मोहल्ले में फेमस है। मुझे मजबूर होकर चाय पीनी पड़ी। चाय का स्वाद अच्छा था, लेकिन उसमें से किसी दवाई की बदबू आ रही थी। सब मुझे चाय पीते हुए गौर से देख रहे थे। जैसे ही मैंने चाय खत्म की, सबने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। फिर सब कमरे से चले गए और मेरा सिर भारी होने लगा। मैंने संध्या को आवाज दी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे लगा कि पूरा कमरा घूम रहा है और मैं बेड पर लेट गई। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता चला। रात के 9 बजे मेरी आंख खुली। कमरे में कोई हलचल नहीं थी। लाइट बंद थी और अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही मैंने बेड से कदम रखा, मुझे कमजोरी महसूस हुई और चक्कर आने लगे। पेट में दर्द भी हो रहा था। मैंने सोचा कि सुबह 10 बजे चाय पी थी और उसके बाद सो गई थी। इसका मतलब था कि मैंने पूरा दिन सोते सोते गुजार दिया था। मैं कमरे से बाहर निकली तो पूरे घर की लाइट बंद थी। टॉर्च की रोशनी से लाइट का बटन ढूंढ रही थी, तभी किसी ने मुझे खींचकर दूसरे कमरे में धकेल दिया। मुझे बहुत डर लगा, लेकिन यह मेरे पति का घर था। मुझे डरना नहीं चाहिए था। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, पर जिसने मुझे दबोचा था उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। फिर मैं काफी देर वहीं पर खड़ी रही। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह कौन है जिसने मुझे इस तरह से दबोचा हुआ है। उसके हाथों के एहसास से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यह हाथ मर्द के हैं। मैं पहचान सकती थी कि यह हाथ मेरे पति के नहीं थे। मैंने उस इंसान को जोर से धक्का मारा और भागते हुए अपने कमरे में पहुंच गई। वह इंसान कौन था और उसने ऐसा क्यों किया? मैं समझ नहीं पा रही थी। हे भगवान, इस घर में क्या हो रहा है? यह घर मेरी सोच से भी बड़ा था।
भूल भुलैया की तरह बना हुआ। मैं अभी नई थी और अपने कमरे के अलावा ससुराल के घर को ठीक से देखा भी नहीं था। मुझे डर लगने लगा था। मैं पहचानते हुए अपने कमरे में पहुंच गई, क्योंकि अपने कमरे की पहचान हो गई थी और मुझे किचन का रास्ता मालूम था। टॉयलेट और बाथरूम मेरे कमरे में ही अटैच थे। मैं बैठकर गहरी सांसें ले रही थी, तभी अचानक कमरे में किसी के आने की आहट हुई। जैसे ही मैंने पलटकर देखा, कमरे की लाइट जल गई। मैंने देखा कि मेरा पति सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहने लगे, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मैंने कहा, आप कहाँ गए थे? मैं बहुत डर गई थी। मेरे पति कहने लगे, अरे क्यों डर गई? यह मेरा घर है, कोई भूत बंगला थोड़ी है। मैं तो तुमसे कहकर गया था कि मुझे कुछ काम है, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। पर जब मैं आया तो तुम सो रही थी। उसके बाद मैं अपनी बेटी और माँ से बातें करने बैठ गया था। मैंने जल्दी से अपने पति का हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे किसी ने दबोच लिया था। उस कमरे में कौन था? मेरे पति ने कहा, अरे उस कमरे में मैं ही था। तुम्हें क्या लगा कि किसी और ने तुम्हें दबोच लिया? भला मेरे घर में मेरे अलावा कौन आएगा? यह पूरा घर मेरा है। इसमें मेरी बेटी, माँ और बेटा रहते हैं। मेरा बेटा सारा दिन नौकरी पर रहता है, सिर्फ रात को सोने के लिए आता है, और वह भी 11 बजे से पहले नहीं आता। अभी तो 10:30 बज रहे हैं। तो फिर मैं ही था जिसने तुम्हें दबोचा था। मैंने कहा, अगर आप थे तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपको पता है न कि मैं कितना डर गई थी। यह सुनकर मेरे पति जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, मैं तुम्हें डरा रहा था। मेरे पति ने इस तरह से बात की जैसे जिसने मुझे दबोचा था वह वास्तव में मेरे पति ही थे। फिलहाल मैंने उनकी बात पर यकीन कर लिया और बेफिक्र हो गई कि चलो, यह मजाक मेरे पति ने ही किया था। हो सकता है कि मैं उनके हाथ पहचानने में गलती कर गई हो, क्योंकि अभी मैं उनके साथ एक दिन भी नहीं रही थी। मेरे पति ने आते ही कहा, चलो तुम खाना खा लो। मैं तो खा चुका हूँ। मैंने कहा, मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, लेकिन मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में बहुत कमजोरी है। मेरे पति ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाता हूँ। चाय पीने से सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, नहीं, मैं ज्यादा चाय नहीं पीती, मेरा चाय पीने का मन नहीं है। मेरे पति कहने लगे, ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना देता हूँ, उसे पीकर तुम्हें कमजोरी महसूस नहीं होगी। मैंने इनकार कर दिया और कहा, मैं कुछ नहीं पीना चाहती। पर अजीब बात यह थी कि मेरे पति मेरे लिए जबरदस्ती कॉफी बनाकर लाए। मैंने कहा, मैं कुछ नहीं खाना चाहती और नहीं कुछ पीना चाहती। न जाने क्यों ससुराल में आने के बाद मुझे भूख प्यास कुछ भी नहीं लग रही थी। मेरे पति ने कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम्हें मेरी बनाई हुई कॉफी पीनी ही पड़ेगी। मुझे अपने पति की यह बात बहुत अजीब लगी, लेकिन फिर मैंने कॉफी पी ली। वैसा ही हुआ जैसा सुबह हुआ था। मेरी आंख लग गई और मैं अगले दिन सोकर उठी। अब मुझे लग रहा था कि कॉफी में कुछ मिला हुआ था, जिससे मुझे नींद आ गई थी। जब मैं सुबह सोकर उठी तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इस बार जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 10 बजे थे। मैं इतनी ज्यादा कैसे सो सकती थी? यह सोच सोचकर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। अब इतनी नींद तो किसी को नेचुरल तौर पर नहीं आ सकती। मैं समझ गई थी कि यह लोग मुझे कुछ मिलाकर पिला रहे हैं, जिससे मुझे इतनी ज्यादा नींद आ रही है और मेरे अंदर कमजोरी का एहसास बढ़ता जा रहा है। मैंने सोच लिया था कि अब किसी की दी हुई कोई चीज नहीं खाऊंगी पीऊंगी। मैंने खुद अपने हाथ से खाना बनाना शुरू कर दिया। अगले दिन सुबह जब मैं उठी, मैंने सारे घर के काम खुद कर लिए। घर में हमेशा की तरह अजीब सी खामोशी थी। मेरी सास और बेटियां अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थीं। मेरे पति और बेटा सुबह नौकरी पर निकलते और रात को ही घर आते थे। मेरी हालत दिन ब दिन ज्यादा कमजोर हो रही थी कि मैं किसी काम को करने के काबिल नहीं रही। मुझे हमेशा यही सोच लगी रहती कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। अब तो मैं घर के किसी भी सदस्य के हाथ का दिया हुआ कुछ भी नहीं खाती पीती थी।
फिर भी इतनी ज्यादा नींद क्यों आ रही है? आज मैंने मंगलवार का व्रत रखने का सोचा, लेकिन मेरी हालत व्रत रखने के काबिल नहीं थी। फिर भी मैंने व्रत रखा। मैंने न तो पानी पिया और न ही घर का कुछ भी खाया। अजीब बात यह थी कि आज मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई और किसी ने मुझे तंग भी नहीं किया। मैं अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि आज मैं जाग रही थी। वरना जब भी वे आते, मुझे पता ही नहीं चलता था कि वे कब आए और घर में क्या किया। मैंने व्रत खोलने की तैयारी की और अच्छे कपड़े पहनकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई। तभी मुझे किसी काम की याद आई और वापस अपने कमरे में चली गई। इतने में मेरे पति घर के दरवाजे से अंदर आए और उनकी दोनों बेटियां उन्हें घेरकर दूसरे कमरे में ले गईं। मैं हैरान थी कि वे मुझसे बात करने के बजाय अपनी बेटियों के कमरे में क्यों चले गए। मैं उनके कमरे के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। अंदर मेरे पति, उनकी बेटी और माँ मौजूद थे। मैंने दरवाजे को जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद मेरा पति गुस्से में दरवाज़ा खोलता हुआ बाहर निकला। उनकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वे मुझे देखते ही कहने लगे, पागल हो गई हो? इतनी जोर जोर से दरवाज़ा क्यों खटखटा रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था न कि अपने कमरे से बाहर मत निकला करो। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने अपने पति से कहा, यह घर मेरा भी तो है। मैं सिर्फ कमरे में क्यों रहूं? मेरे पति ने कहा, बकवास बंद करो और अपने कमरे में जाओ। मैंने कहा, मुझे भी आप लोगों के साथ बैठकर बातें करनी है। मेरे पति ने कहा, यह कमरा मेरी बेटियों का है और इस समय मैं अपनी माँ और बेटियों के साथ बातें करता हूँ। उन्होंने मुझे धक्का देते हुए कहा, जाओ अपने कमरे में। जब तुमसे बात करने का समय आएगा, तब मैं तुम्हारे कमरे में आऊँगा। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मेरे पति को अपनी बेटी और माँ से बात करने के लिए सिर्फ रात का ही समय मिलता था। मैं बाहर ही खड़ी रही और उन्होंने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर से धीमी धीमी बातें करने की आवाज़ें आने लगीं। मैंने दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने धीरे से खिड़की खोलने की कोशिश की। खिड़की का दरवाज़ा थोड़ा सा खुल गया और मुझे अंदर का नज़ारा साफ दिखने लगा। मैंने देखा कि अंदर लगभग 6 लोग मौजूद थे। 2 मेरे पति की बेटियां थीं और एक मोटी औरत थी, जिसे मैं पहचान सकती थी। वह मेरी सास थी। मेरे पति और उनका बेटा भी मौजूद थे। लेकिन हमारे घर में तो सिर्फ 5 सदस्य हैं। यह छठा इंसान कौन था? मैं उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। मैंने देखा कि मेरे पति को वह आदमी नोटों की गड्डी दे रहा था। मुझे उस आदमी का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। मैं खामोशी से अपने कमरे में लौट आई और सोचने लगी कि घर में क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद मेरे पति कमरे में आए और मुझसे प्यार से बात करने की कोशिश करने लगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि उनके हाथ में कॉफ़ी का कप था। वे मुझे बहलाने फुसलाने लगे और कॉफ़ी पिलाना चाहते थे। उन्होंने कहा, यह कॉफ़ी पी लो, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, मुझे नहीं पीनी है। मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे इस तरह से बहस की। आज मुझे काम का स्ट्रेस कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, इसलिए मैंने अपना गुस्सा तुम पर निकाल दिया। मैंने अपने पति को यह नहीं बताया कि मैंने कमरे के अंदर जो कुछ हो रहा था, वह सब देख लिया था। मैं खामोश ही बैठी रही, लेकिन मेरे पति मुझे कॉफ़ी पिलाने के लिए ज़बरदस्ती करने लगे। मैंने गुस्से से कहा, आखिर इस कॉफ़ी और चाय का क्या मामला है? मैं अपनी मर्जी से खाती पीती हूँ, लेकिन इस घर में ज़बरदस्ती मुझे यह सब क्यों पिलाया जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कॉफ़ी में कुछ मिला हुआ है, जिससे आप मुझे बेहोश करना चाहते हैं या मारना चाहते हैं? मेरे पति ने कहा, तुम पागल हो गई हो। मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आया हूँ। भला मैं तुम्हें बेहोश क्यों करना चाहूँगा? वैसे भी घर के कामों के लिए एक नौकरानी की ज़रूरत है। तुम कल से घर के सारे काम करोगी। तुम्हें ज़्यादा फ्री रहने की आदत हो गई है, इसलिए तुम्हारे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। मैं समझी कि मेरे पति शायद मुझे धमकाने के लिए सब कह रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने कहा, तुम मुझे मजबूर करती हो ऐसी बातें करने पर। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता है, आज तुमने व्रत रखा है, इसलिए तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाई थी।
लेकिन तुमने मुझे नाराज कर दिया। अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। उनकी प्यारी बात सुनकर मेरा दिल नरम हो गया और मैंने उनके हाथ से कॉफी का कप ले लिया और कहा, आप परेशान मत हो, मैं कॉफी पी लेती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरे पति बहुत खुश हो गए। लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने जैसे ही कॉफी पी, मुझे अजीब सा नशा होने लगा और फिर मैं बेहोश हो गई। उसके बाद वही हुआ जैसा हर बार होता आया था। मैं अपने पति की बातों में आ गई थी। अब मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगा था। सुबह मेरी आंख 9 बजे खुली। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था और सिर भारी लग रहा था। जब मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो खामोश रही। पति काम पर जा चुके थे। मेरी सास ने मुझे घर के सारे काम करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, बहू, अब तुम्हारी शादी को काफी दिन हो गए। मैं चाहती हूं कि अब घर की सारी जिम्मेदारी तुम अपने कंधों पर ले लो। मुझे घर के काम करने में कोई ऐतराज नहीं था, इसलिए मैं खामोशी से सब कुछ करने लगी। मेरे पति की दोनों बेटियां जवान थीं, लेकिन वे घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थीं। मेरी सास भी एक तरफ बैठकर सिर्फ पान खाती रहती थी और उनकी नज़र मुझ पर ही रहती थी। यह बात मुझे शुरू से ही बड़ी अजीब लगती थी। एक दिन मैं कपड़े धो रही थी तो मैंने देखा कि मेरे पति का बेटा मुझे अजीब नज़रों से घूर रहा था। उसे देखकर मुझे बहुत अजीब लगा, इसलिए मैंने अपने पेट को साड़ी से ढक लिया। आज मेरे पति के बेटे की छुट्टी थी और वह घर में ही मौजूद था। मैं किचन में खाना बना रही थी और मुझे एहसास हुआ कि किसी का हाथ मेरी कमर पर है। घबराकर पीछे मुड़ी तो देखा कि मेरे पति का बेटा खड़ा हुआ था। वह मुझे देखते ही घबरा गया और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? यह कैसी हरकतें कर रहे हो? वह कहने लगा, मम्मी, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था। मुझे गिलास पानी चाहिए था, इसलिए मैं किचन में आया था। अब जा रहा हूँ। यह कहकर वह किचन से बाहर चला गया। मेरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। इस घर का माहौल अजीब था। मेरे पति की बेटियां भी अजीब तरह के कपड़े पहनती थीं, जैसे वे कोई हीरोइन हो। उनके कपड़ों से उनके शरीर के काफी हिस्से दिखते थे। एक दिन दरवाजे पर दूध वाला आया तो मैं दूध लेने के लिए दरवाजे पर गई। गली में काफी सारी औरतें खड़ी थीं और आपस में बातें कर रही थीं। दूध वाला तो दूध देकर चला गया, लेकिन वे औरतें मुझे घूर रही थीं और मेरे करीब आ गईं। वे कहने लगीं, तुम्हें हमने पहले कभी नहीं देखा। क्या तुम यहाँ नई हो? मैंने कहा, आपका क्या मतलब है कि मैं नई आई हूँ? मैं इस घर की बहू हूँ। मेरी बात सुनकर वे एक दूसरे को देखने लगीं और उनमें से एक औरत हंसकर कहने लगी, अरे बहू, इस घर में न जाने कितनी बहुएं अब तक आ चुकी हैं। मैं उन औरतों से कुछ पूछने ही वाली थी कि तभी पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। पलटकर देखा तो मेरी सास ने मुझे अंदर धकेला। मेरे हाथ से दूध का बर्तन गिरते गिरते बचा और थोड़ा सा दूध फर्श पर गिर गया। मेरी सास ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे घूरते हुए डांटने लगीं। वे कहने लगीं, मेरे बेटे ने तुझसे कितनी बार मना किया है कि ज्यादा इधर-उधर ताक-झांक करने की जरूरत नहीं है। अगर यह बात तेरे पति को पता चल गई कि तू दरवाजे पर खड़े होकर मोहल्ले की औरतों से बातें कर रही थी, तो तू नहीं जानती कि वह तेरा क्या हाल करेगा। मैंने कहा, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? दूध वाला बहुत देर से दरवाजे की बेल बजा रहा था। किसी को आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए मैं दूध लेने के लिए आ गई। और आप मुझसे इस तरह बात क्यों कर रही हैं? मैंने कोई पाप तो नहीं कर दिया। उस दिन मेरी सास ने बहुत हंगामा किया। अब मुझे लोगों पर शक होने लगा था और मैं सोच में पड़ गई थी कि मोहल्ले वाली औरतें मुझसे क्या कहना चाहती थीं। वे लोग इस घर के बारे में सब कुछ जानती थीं। मैंने मौका पाकर मोहल्ले की एक औरत से बातचीत करने की कोशिश की। मैं बहाने से छत पर चली गई। उस समय घर के सारे लोग सो रहे थे। छत पर जाने के बाद मैंने सामने वाले घर की छत पर पत्थर मारे ताकि कोई बाहर आकर मुझे देख सके और मैं उससे बात कर सकूं। मेरे पत्थर मारने पर एक औरत खिड़की से झांकने लगी। मैंने उसे आवाज दी और बहाने से अपनी छत पर बुलाया। हमारे घरों की छतें आमने सामने थीं। मैंने उस औरत से कहा, क्या तुम गली में खड़ी होकर मेरे बारे में कुछ बातें कर रही थी?
और मुझे कुछ बताना चाह रही थी। मैं इस घर के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। प्लीज मुझे बता दो। मैं यहाँ रहते हुए बहुत परेशान हूँ। उस औरत ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन मेरा नाम इस मामले में नहीं आना चाहिए। मैंने कहा, ठीक है। कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा। उस औरत ने बताया, जिस घर में तुम रहती हो वह कोई घर नहीं है। इसमें रहने वाला आदमी तुम्हारा पति नहीं है। यह लोग आपस में परिवार के सदस्य नहीं हैं। यह घर कोठा है और इसमें रहने वाली औरत मोहित बाई है। 2 जवान लड़कियां भी यहाँ रहती हैं। यह लोग लड़कियों को बहला फुसला कर लाते हैं। तुम्हारा पति भी यही काम करता है। वह लड़कियों को या तो शादी के बहाने से यहाँ लाता है या उन्हें किडनैप करके लाता है। अब की बार तुम यहाँ आ गई हो। हम कई बार इन लोगों के खिलाफ केस कर चुके हैं, लेकिन यह लोग हर बार पुलिस को पैसे देकर बच निकलते हैं और मोहल्ले के लोगों को किसी न किसी बात पर तंग करते रहते हैं। मैंने पूछा, इस घर में जो लड़का रहता है वह कौन है? उस औरत ने बताया, वह लड़का तुम्हारे पति का बेटा नहीं है, बल्कि बाई का बेटा है। उसका काम है लड़कियों पर नजर रखना ताकि वे भाग न जाएं। यहाँ हर महीने एक नई लड़की लाकर रखी जाती है। मैंने पूछा, यहाँ लाकर लड़कियों के साथ क्या किया जाता है? उसने कहा, तुम्हें नहीं पता। यहाँ जो भी लड़की आती है उसके शरीर को बेचा जाता है। यह सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने बताया, यह लोग बहुत खतरनाक हैं। इनके बारे में हम मोहल्ले वाले सब जानते हैं। लड़कियों को बेहोश करके रात में उनकी कीमत लगाई जाती है और जब तक वे बेहोश रहती हैं उनके साथ क्या होता है उन्हें कुछ पता नहीं चलता। मैं तो पसीने से तरबतर हो गई। उस औरत ने मुझे चेतावनी दी, तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, वरना यह लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। मुझे अब समझ में आ गया था कि यह कोई ससुराल नहीं, बल्कि एक गैंग था जो लड़कियों को बेवकूफ़ बनाकर उनकी कीमत लगाता है। मैंने ठान लिया कि मैं यह सब सहन नहीं करूंगी। मैं अपने कमरे में गई और चुपचाप अपने पति का फ़ोन उठाकर पुलिस को कॉल किया। मैंने अपनी सारी बात पुलिस को बता दी और उन्हें आने का वक्त रात का दिया, क्योंकि 10 बजे के आसपास मेरा पति घर आता था और 1-2 घंटे बाद सब कुछ होता था। अगले दिन मेरे पति ने मुझे कॉफ़ी का कप दिया। मैंने प्यार से उसे लिया और पीने का नाटक किया। मैंने कॉफ़ी को चुपचाप पीछे फेंक दिया और सोने का अभिनय किया। मैंने पुलिस को रात का वक्त ही दिया था। जैसे ही कोई मेरे कमरे में आया और मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगा, पुलिस ने छापा मारा और उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मैं अपने पेरेंट्स के घर आ गई और जब मैंने उन्हें सब कुछ बताया तो वे बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने कहा, हमें तो उसी दिन शक हो गया था जिस दिन उस लड़के ने हमसे शर्त रखी थी कि आज के बाद आप लोग अपनी बेटी से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि वह इतना गिर सकता है। फिलहाल वे लोग गिरफ्तार हो चुके थे और मैं अपने पेरेंट्स के घर आ गई थी। आज तक मेरी शादी नहीं हुई है और अब मुझे शादी के नाम से भी डर लगता है। मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहकर उनकी सेवा कर रही हूँ क्योंकि वे बहुत बूढ़े हो चुके हैं। मैं पढ़ी लिखी हूँ और नौकरी करके अपना गुजारा कर रही हूँ। उस दिन के बाद से मुझे अपनी ऐसी जिंदगी ज्यादा पसंद है। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि अपनी बेटियों की शादी जहाँ भी करें, लड़के वालों की पूरी जांच पड़ताल कर लें। कुछ माता पिता अपनी बेटियों की शादी न होने पर किसी के भी हवाले कर देते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसा आप में से किसी के भी साथ हो। ऐसे धोखेबाज लोगों से सावधान रहें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले।